हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि यूपी बोर्ड क्लास 12 अर्थशास्त्र के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आज मैं एक बेहद ही खास सेशन लेकर आया हूं। हालांकि ये सेशन सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं, अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम कुछ पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो अर्थशास्त्र से पूछे गए हैं। हर चैप्टर के हमने इस पे पीवाईक्यूज डाले हैं ताकि एक बार आप एनालाइज कर सकें, रिवाइज कर सकें कि आप कितने तैयार हैं और इन सवालों के क्या जवाब आपके हिसाब से होने चाहिए। अगर आपको एग्जामिनेशन में ये सवाल मिले तो आप क्या आंसर करेंगे। तो बेहद खास सेशन है, बहुत इत्मीनान से बैठ जाइए, सभी क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करिए और जितने चैप्टर व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के हैं उससे जितने पीवाईक्यूज पूछे गए हैं वो हमने इस सेशन में इंक्लूड किए हैं। पर इससे पहले कि मैं सेशन स्टार्ट करूं, एक बात का आप ध्यान रखिएगा हमेशा की तरह कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है, जहां पर एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड कहीं से पढ़ते हो, एनसीईआरटी पैटर्न पर यहां पर सारी शिक्षा आपके लिए निःशुल्क है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला चैप्टर जो है आपका इसमें परिचय वाला, वहां से कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था के साधन क्या हैं? असीमित हैं, सीमित हैं, पर्याप्त हैं या अपर्याप्त हैं? अब देखिए, हमने ये आपको, मैंने जब स्टार्टिंग कराया था तभी बताया था कि साधन क्या होते हैं। साधन हमेशा क्या होते हैं? सीमित। और आवश्यकताएं क्या होती हैं? आवश्यकता जो होती है वो असीमित होती है। तो इस कारण क्या होता है? इस कारण चयन की समस्या प्रारंभ होती है। चयन की समस्या, जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, और इसी को बोलते हैं आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आर्थिक समस्या। ठीक है, तो हमेशा जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड है, वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? सीमित। सही जवाब हो जाएगा, साधन हमारे क्या हैं? सीमित हैं। अगला सवाल है, सभ्यता के विकास के साथ आवश्यकताओं का क्या होता है? विकास होता है, विनाश होता है, सर्वनाश होता है, या ये सभी? तो जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता है, आवश्यकताएं क्या होती हैं? वो भी ज्यादा डेवलप होती हैं और फिर उस हिसाब से अनुसंधान होते हैं, सारी चीजें होती हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु नहीं है? 2020 में यह पूछा गया था। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो में क्या होता है? हमेशा व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत व्यक्ति, इनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र का अध्ययन किया जाता है, एग्रीगेट का। अब ऑप्शंस क्या क्या हैं? एक, व्यापारी द्वारा गेहूं की कीमत का निर्धारण, देश में कीमत के स्तर का उतार चढ़ाव, किसी एक फर्म में उत्पादन की मात्रा, या एक उपभोक्ता का संतुलन। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो व्यष्टि अर्थशास्त्र नहीं है? अब देखिए, यहां भी एक व्यापारी की बात हो रही है, यहां भी एक फर्म की बात हो रही है, यहां भी एक उपभोक्ता की बात हो रही है, पर ये पूरे देश की बात हो रही है। तो जब पूरे देश की बात हो गई तो वो मामला समग्र हो गया, एग्रीगेट हो गया और वो समष्टि हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा ख, ये व्यष्टि नहीं है, बाकी सब व्यष्टि के पार्ट हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है? उपभोक्ता का व्यवहार, उत्पादक का व्यवहार, राष्ट्रीय आय, कीमत निर्धारण। तो ये तीनों चीजें व्यष्टि हैं। राष्ट्रीय आय क्या है? समग्र यानी एग्रीगेट है, वो समष्टि का पार्ट है। ठीक है, संभावित यानी क्या आपको क्या पता चलता है कि एग्जाम में आपको समष्टि और व्यष्टि का अंतर ठीक से पढ़ के जाना है। संभावित संयोगों के समूह को क्या कहते हैं? उत्पादन संभावना सेट, अवसर लागत, सीमांत उत्पादन संभावना, या केंद्रीय समस्या। तो संभावित संयोगों को क्या कहते हैं? उत्पादन संभावना वक्र, यानी दो वस्तुओं का वो संयोग जो दिए हुए साधनों से उत्पादित किया जा सकता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, कैसे बनता है? इस प्रकार। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए, अगला सवाल है, चयन की समस्या के उत्पन्न होने के क्या कारण हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि संसाधन दुर्लभ हैं, संसाधन प्रचुर मात्रा में है, संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं, क ख ग दोनों। तो क और ग दोनों, तो बिल्कुल सही बात, संसाधन दुर्लभ है
और उन संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग है। मतलब मान लीजिए अगर आपके पास पैसा है, एक साधन है, तो उस साथ एक तो पहले वो लिमिटेड रहेगा, दूसरा उस पैसे का बहुत सारा काम रहेगा। तो एक तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उन रिसोर्सेज के बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? घ इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग नहीं है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट नहीं है। एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक अर्थव्यवस्था, एक परिवार की इकाई। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग इसमें से कौन सा नहीं है? एक अर्थव्यवस्था नहीं है। बाकी एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक इकाई, ये सारे इसके पार्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक उदाहरण नहीं है? एक व्यक्ति की बचत, एक गृहस्थ का उपभोग, एक फर्म की कीमत। लेकिन अर्थव्यवस्था क्या होती है? ये तो समग्र होती है। अर्थव्यवस्था मैंने आपको बताया था क्या होता है। अर्थव्यवस्था क्या होता है? ये आर्थिक क्रियाओं का योग होता है। आर्थिक क्रियाओं का योग, ठीक है, यह आर्थिक क्रियाओं का योग होता है। और इसमें क्या होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, एक द्वितीयक यानी सेकेंडरी, और एक तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र। तो ये तीनों क्षेत्रों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था निकल के आती है, तीनों क्षेत्रों के आर्थिक क्रियाओं को। तो ये क्या है? एक समग्रता की बात करता है। तो घ जो है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र नहीं होगा, बाकी सारे व्यष्टि अर्थशास्त्र होंगे। निम्नलिखित में से किसका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन किया जाएगा? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। कपड़ा उद्योग, बेरोजगारी, प्राथमिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि एक इंडिविजुअल क्षेत्र की बात की जा रही है। बाकी सारा क्या है? एक बड़ा क्षेत्र है। एक केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। देखिए अर्थव्यवस्थाएं क्या होती हैं? 3 तरह से होती है। मैं आपको यहां पे अभी समझा देता हूं क्रक्स में। तो एक केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में डैश केंद्रीय समस्याओं पर निर्णय लिए जाते हैं, बाजार के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, सरकार के द्वारा, इनमें से कहीं नहीं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर एक केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था है तो वहां पर निर्णय कौन लेगा? तो देखिए ध्यान से समझिए। जो अर्थव्यवस्था होती है इसके 3 पार्ट होते हैं। एक पूंजीवादी, एक समाजवादी, और एक मिश्रितवादी। जो पूंजीवादी होती है, यहां सारे निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? यहां सारे निर्णय लिए जाते हैं बाजार के द्वारा। जो समाजवादी होती है, यहां पर लिए जाते हैं सरकार के द्वारा। और इसे ही बोला जाता है केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, क्योंकि सारी चीजें सरकार अपने सेंट्रल में रखती है, अपने केंद्र में रखती है। जो मिश्रित होती है, यहां दोनों क्षेत्र होते हैं, सरकार प्लस निजी क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब इस हिसाब से आप देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में कौन निर्णय लेगा? तो केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में निर्णय कौन लेगा? जल्दी बताइए। वहां पे लेगी सरकार। ठीक है, सरकार लेगी। तो जाहिर सी बात है, सही जवाब क्या हो जाएगा? सरकार। और इसका उदाहरण क्या है? जैसे सोवियत संघ की सरकार थी, जैसे चीन है, रूस है। दुर्लभ साधनों के डैश प्रयोग होते हैं, वैकल्पिक, सीमित, निश्चित, शून्य। अभी हमने डिस्कस किया था, दुर्लभ साधन जो होते हैं उसको वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस, जो भी दुर्लभ साधन है उनके अल्टरनेटिव या वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 जो परिचय का था। अब इसके चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, जरा इनको देख लेते हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन को मांग का क्या कहते हैं? संकुचन, कमी, प्रसार या वृद्धि। देखिए उपभोक्ता की जो मांग है वो कई तरह से प्रभावित होती है, यहां समझ लीजिए। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, ये समझ लेंगे तो सारे इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप कर लेंगे। सबसे पहला होता है वस्तु की कीमत, दूसरा आय, तीसरा
संबंधित वस्तु जिसमें स्थानापन्न और पूरक होता है, संबंधित वस्तु की कीमत, और क्या होता है, रुचि, ठीक है, और क्या होता है, जनसंख्या, और क्या होता है, संभावित कीमत में परिवर्तन, यानी भविष्य में अगर कोई कीमत में परिवर्तन होने वाला हो। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर दो भाग बन जाते हैं, एक ये और एक ये सारे, मतलब एक कीमत। तो अगर वस्तु की कीमत के कारण मांग में कोई चेंज होता है, तो मांग अगर बढ़ती है तो उसको बोलते हैं विस्तार, और घटती है तो उसको बोलते हैं संकुचन। और कीमत के अतिरिक्त अन्य जो कारण होते हैं, ये सारे कारण कीमत के अतिरिक्त हैं, तो इनके कारण अगर मांग बढ़ती है तो बढ़ने पे बोलते हैं वृद्धि और घटने पे बोलते हैं कमी। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, समझ में आ गई बात। यानी वस्तु की कीमत के वजह से अगर मांग बढ़ेगी तो विस्तार, घटेगी तो संकुचन। कीमत के अलावा इन कारणों से मांग घटेगी बढ़ेगी तो वृद्धि या कमी कहेंगे। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई है तो मांग में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, वृद्धि होगी, क्योंकि आय और मांग में सकारात्मक संबंध होता है। आय बढ़ने से मांग क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन उसको कहा जाएगा वृद्धि। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, वृद्धि इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इस तरह आपको लॉजिक्स पकड़ने हैं। अगला क्वेश्चन, चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग क्या होगी, कमी, स्थिरता, वृद्धि या सभी, बताइए। चाय की अगर मान लीजिए लेट सपोज चाय की अगर कीमत बढ़ती है तो चीनी में क्या होगा, चाय और चीनी क्या है, दो तरह के संबंधित वस्तुएं होती हैं। ये हाल ही में पूछा गया था। एक होती है स्थानापन्न, ठीक है, और एक होती है पूरक। ठीक है, तो एक को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, एक को कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे मान लीजिए स्थानापन्न में गेहूं और चावल एक दूसरे के जगह इस्तेमाल होंगे, और यहां क्या हो जाएगा, पूरक में एक दूसरे के साथ, जैसे चाय और चीनी, कार और पेट्रोल इत्यादि। तो यहां पर क्या होता है, एक वस्तु की अगर कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता कूद के दूसरा इस्तेमाल करने लगता है, इसकी मांग घट जाती है। यहां पर अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी और इसकी मांग बढ़ जाएगी, मतलब दूसरे एक वस्तु, यहां पर अगर एक वस्तु की मांग कीमत बढ़ेगी तो दूसरे की मांग बढ़ जाएगी। यहां चूंकि ये दोनों साथ में इस्तेमाल होंगे तो एक वस्तु की कीमत बढ़ने पे दूसरे की मांग भी घट जाती है, क्योंकि लोग उसको यूज करना बंद कर देते हैं। तो चाय की कीमत अगर बढ़ेगी तो चीनी की मांग में क्या होगी, जाहिर सी बात है कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए। कार एवं डैश स्थानापन्न वस्तुएं हैं, कार और ओके, कार और पेट्रोल, कार और डीजल, कार और केरोसिन, ये क्या है, स्थानापन्न। दोनों में से कौन सी स्थानापन्न वस्तुएं हैं, तो क तथा क ये दोनों क्या है, स्थानापन्न नहीं। यहां पर इसको पूरक कर लीजिएगा आप, ठीक है, ये पूरक है। तो कार तथा डैश पूरक वस्तुएं हैं, पेट्रोल और डीजल दोनों, ये दोनों क्या होती हैं, कार के साथ इस्तेमाल होती है, तो पूरक वस्तु हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए। अगला सवाल है, इच्छा और डैश एक दूसरे से भिन्न है, मांग, पूर्ति, लोच, इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या हो जाएगा, मांग। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है वस्तु दर्शन, ठीक है, फिर वस्तु दर्शन के बाद होती है इच्छा, फिर वो इच्छा बनती है आवश्यकता, और फिर वो आवश्यकता बनती है मांग। होता क्या है, पहले हम किसी चीज को देखते हैं, देखने के बाद अगर सॉरी हमको वो पसंद है तो हम सोचते हैं कि यार हम ले लेते हैं, हमारी इच्छा होती है। लेकिन इच्छा आवश्यकता में तब बदलती है जब उसको खरीदने के पर्याप्त साधन हो। अगर हमारे पास साधन होंगे तो वो आवश्यकता बनेगी, और जब हम एक निश्चित कीमत पर वो खरीदने के लिए रेडी हो जाएंगे कि हाँ हम खर्च करने को तैयार हैं, लेने के लिए तैयार हैं, तो वो हमारी मांग बनती है। तो इच्छा और मांग में अंतर होता है, ये बात आप ध्यान। डिजायर एंड वांट, व्हेन देयर इज अ रिसोर्सेज टू फुलफिल द डिजायर देन इट बिकम वांट, है ना, या डिमांड। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। मांग और इच्छा दोनों क्या होती हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। अगला सवाल है, यदि वस्तु की मांग में परिवर्तन कीमत के अनुपात में हो तो उस वस्तु की मांग क्या होगी,
यानी जितना परसेंट वस्तु की कीमत चेंज हुई उतना ही परसेंट डिमांड चेंज हुई। तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी, जैसे मान लीजिए ये है प्राइस, ये है डिमांड, ठीक। अच्छा, प्राइस 5 से 10 हो गई और डिमांड क्या हो गई, 10 से 0 हो गई, है ना। यानी ये 100% प्राइस भी बढ़ी है और डिमांड भी 100% घटी है। अब जरा फॉर्मूले पे लगाइए, मांग की लोच कैसे निकालते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ठीक। डेल्टा क्यू यानी क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, 10 से 0 हुई है, 10 का चेंज हुआ है। डेल्टा प्राइस में कितने का चेंज हुआ है, 5 से 10, 5 का अंतर हुआ है, इंटू पहले प्राइस कितनी थी 5 और पहले डिमांड कितनी थी 10, 5 से 5 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, आंसर 1 आ गया। यानी अगर मांग में परिवर्तन और कीमत में अनुपात दोनों में बराबर हो जाएगा तो इकाई के बराबर लोचदार हो जाएगी, है ना। ये इकाई से कम, इकाई से पूर्णतः बेलोचदार, लोचदार ऐसा कुछ नहीं होगा, वो यूनिट इलास्टिक कही जाती है, इकाई के बराबर लोचदार मानी जाएगी। क एकदम सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, चाय तथा काफी, चावल तथा दाल, टायर तथा ट्यूब, पेन तथा रिफिल। अब देखिए इसमें से 3 क्या है, पूरक हैं, एक साथ इस्तेमाल होने वाली। एक स्थानापन्न है जो एक दूसरे के जगह पे इस्तेमाल होगी। जैसे यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर सही जवाब हो जाएगा चाय तथा कॉफी। ये क्या है, ये स्थानापन्न है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। बाकी चावल तथा दाल, टायर तथा ट्यूब, पेन तथा रिफिल, ये तीनों क्या हो जाएंगी, ये तीनों हो जाएंगी पूरक वस्तु, है ना, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, पूरक वस्तुएं हैं और पहला क्या है, स्थानापन्न वस्तु है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। बजट रेखा को डैश भी कहा जाता है, कीमत रेखा, व्यय रेखा, मांग रेखा, बजट शेर। तो बजट रेखा को कीमत रेखा भी कहा जाता है कि किस कीमत पर आप कितना खरीदने में सक्षम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण दूसरे वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाए तो दोनों वस्तुएं क्या कहलाती हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो दूसरे वस्तु की मांग भी बढ़ जाए, इसका मतलब वो दोनों वस्तुएं स्थानापन्न है। जैसे मान लीजिए चाय और कॉफी को ले लीजिए, इसको लॉजिक समझते हुए चलिए, चाय एवं कॉफी। अब अगर चाय की कीमत बढ़ जाएगी तो लोग इसको छोड़ के कॉफी पीना शुरू कर देंगे, इसकी मांग बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब दोनों वस्तुएं क्या है, स्थानापन्न है, सब्स्टिट्यूट है। मांग के नियम के द्वारा किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा इसकी कीमत के बीच व्यक्त किया गया संबंध कैसा होता है। मांग का नियम क्या कहता है, यदि वस्तु की कीमत घटती है तो मांगी गई मात्रा बढ़ेगी और वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांगी गई मात्रा घटेगी। यानी मांग और कीमत में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, निगेटिव रिलेशन होता है। अच्छा, मांग और कीमत का किसके साथ सकारात्मक संबंध होता है, पूर्ति के साथ। पूर्ति का नियम कहता है कीमत बढ़ने पे पूर्ति बढ़ेगी, कीमत घटने पे पूर्ति घटेगी। अगला सवाल है, मांग की कीमत लोच का न्यूनतम मान क्या होता है, 1, 0, अनंत। सही जवाब क्या हो जाएगा, न्यूनतम जो होगा वो अनंत हो जाएगा। अगला जवाब क्या हो जाएगा, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ निकृष्ट वस्तुओं की मांग में क्या होता है। निकृष्ट वस्तुओं किसको बोलते हैं, गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स मतलब घटिया वस्तुएं। तो अगर आय बढ़ेगी तो सामान्यतः आय बढ़ने से मांग बढ़नी चाहिए, लेकिन कई बार आय बढ़ने से अगर कोई वस्तु घटिया है तो उसकी मांग घट भी जाती है। तो यहां पर क्या होगा, आय बढ़ने से उसमें गिरावट होगी, वो सोचेगा कि हम कोई दूसरी अच्छी वस्तु खरीदें। ये क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब अगला सवाल है, किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दी हुई कीमत तथा आय पर क्रय करता है उसे क्या कहते हैं, खरीदने की इच्छा, वस्तु की मांग, वस्तु की मात्रा, वस्तु की पूर्ति। तो आपको बताया था कि आवश्यकता से अगला जो स्थिति होती है वो मांग की होती है। अगर आय और कीमत पर खरीदने को तैयार हो गया तो वो उसकी डिमांड कहलाएगी। विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच क्या होती है, विलासिता होती है कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, मतलब वो आपके प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती हैं जिसमें आप ये नहीं देखते हैं कि उसकी कीमत कितनी है, आय कितनी है, आपको खरीदना ही है। तो जनरली ऐसे वस्तुओं की मांग जो होती है वो इकाई से अधिक लोचदार होती है। मतलब अगर आप कई बार क्या होता है कि उसको तुरंत उसमें थोड़ी सी आप कमी कर दोगे, अगर भोग विलास की चीजें होती है बेसिकली ये, है ना, तो उसमें बहुत मौज मस्ती के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हो, तो थोड़ी अगर बहुत ज्यादा कीमत बढ़ गई, बहुत ज्यादा अगर इसमें कोई चेंजेस आ गए प्राइस में, तो उसमें आप तुरंत आप क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कमी भी कर देते हैं इसके डिमांड में। तो इकाई से अधिक लोचदार होती है, मतलब जितनी कीमत बढ़े उससे ज्यादा में उसकी डिमांड इफेक्ट हो जाती है। जब मांग वक्र क्षैतिज होता है, ठीक है,
तो मांग की लोच क्या होती है? शून्य अनंत इकाई के बराबर इकाई से कम। सही जवाब क्या हो जाएगा? अनंत होती है। मतलब आप कीमत बिल्कुल बराबर रखेंगे 10 ही है, पर डिमांड बढ़ती 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 चली जाएगी, तो ये ऐसा मांग वक्र बनता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है तो मांग वक्र आपका क्षैतिज हो जाता है, तो ये इनफाइनाइट मांग वक्र इसको कहते हैं। असंगत को छाटिए। जूता और मोजा एक साथ, कार और पेट्रोल एक साथ यूज होते हैं, चावल और चपाती, मेज और कुर्सी। तो इसमें चावल और चपाती क्या है? एक दूसरे के जगह पर है। तीनों ये तीनों क्या है? पूरक है एक साथ, और ये एक दूसरे के स्थान पर स्थानापन्न वस्तुएं हैं। ठीक है, अगला सवाल है सीमांत प्रतिस्थापन दर निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होता है? जब आप दो वस्तुओं का उपभोग करना चाहते हैं और दोनों से समान संतुष्टि आपको मिलती है, तो एक के उपभोग के लिए दूसरे को त्यागते हैं। जिस दर से त्यागते हैं वो सीमांत प्रतिस्थापन दर होती है। अंग्रेजी में कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक बात। तो वो किसमें देखा जाता है? मांग का नियम, अनधिमान वक्र विश्लेषण, परिवर्ती अनुपात नियम या पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार। सही जवाब हो जाएगा अनधिमान वक्र विश्लेषण में। जो आप इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस करते हैं तो वहां ये चीज देखी जाती है। इसी साल ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक उपभोक्ता की मांग को क्या प्रभावित करती है? उपभोक्ता की आय करती है, कीमत भी करती है, अन्य वस्तु की कीमत भी करती है, तो इनमें से सभी हो जाएगा जो उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करते हैं। अगला सवाल है उपभोक्ता की बजट रेखा अपने स्थान से खिसक जाती है जब उसकी किसमें परिवर्तन होता है? आय, मांग, जीवन स्तर, प्राथमिकता। तो जाहिर सी बात है जब उसकी आय में चेंज होगा तो जितना वो पहले खरीद पाता था गिवन आय से, अब वो बजट रेखा आगे खिसक जाएगी और उसकी जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ जाएगी। तो सही जवाब इसका इनकम हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से अनधिमान वक्रों की विशेषता कौन नहीं है? एक अनधिमान वक्र सदैव ऊपर बाईं ओर से दाईं ओर नीचे आता है। दो अनधिमान वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं। उच्च अनधिमान वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को दिखाते हैं, या आवश्यक नहीं है कि दो अनधिमान वक्र सदैव एक दूसरे के समानांतर हो। सही जवाब क्या हो जाएगा? दो अनधिमान वक्र एक दूसरे को काटे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अनधिमान वक्र क्या होते हैं? ऐसा ऐसा ऐसा, ये ऐसे रहते हैं, ये एक दूसरे को कट बिल्कुल नहीं करते हैं। तो बाकी तीनों तो इनकी विशेषताएं हैं, ख इसकी विशेषता नहीं है। मांग की लोच को प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है? तो मांग की लोच को जाता है मार्शल को। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 2 था और अब हम पहुंचे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 3 जो है उत्पादन तथा लागत। अब उत्पादन तथा लागत क्या है, इस चैप्टर को भी देख लीजिए। उत्पादन का अर्थ क्या है? उपयोगिता की हानि, उपयोगिता का विनाश, उपयोगिता का सृजन, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, तो उपयोगिता का सृजन करना, यूटिलिटी को जनरेट करना, इसी को हम प्रोडक्शन या उत्पादन कहते हैं। ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन परिवर्तनशील होते हैं? सभी, कोई नहीं, कम से कम एक, असीमित। तो कम से कम एक साधन तो इसमें परिवर्तनशील रहेगा ही, चाहे वो श्रम हो गया। बाकी जो दीर्घकाल है उसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील रहते हैं, वहां कोई साधन स्थिर नहीं रहता है। अगला सवाल है अल्पकाल में निम्नलिखित में से उत्पादन के किस साधन में परिवर्तन करना असंभव है? कच्चा माल, श्रमिक, साहसी या मशीन। तो जो प्लांट और मशीन होता है वो अल्पकाल में इतना जल्दी आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी परिवर्तन हो सकते हैं। जब औसत लागत और सीमांत लागत बराबर होता है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर होता है, तो औसत लागत क्या होती है? वो न्यूनतम होती है ना, ऐसा होता है। देखिए, पहले औसत लागत आती है तो सीमांत लागत इसके नीचे होती है, और जहां ये मिनिमम होता है यहाँ सीमांत लागत इसके ऊपर चली जाती है। तो MC और AC ये दोनों कर्व ऐसे बनते हैं। ठीक है, औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर सीमांत लागत इसके बराबर हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए तो आगे देखते हैं। ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था में क्या होता है? सीमांत उत्पादक घटता है, सीमांत उत्पाद बढ़ता है, सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होता है। सीमांत उत्पादन क्या होने लगता है? ऋणात्मक। मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे जब निगेटिव हो जाता है तो इसको ऋणात्मक प्रतिफल कहा जाता है। किसी फर्म के औसत लागत वक्र की आकृति कैसे होती है? U के समान, C के समान, S के समान, L के समान। तो औसत लागत वक्र क्या होता है? U आकार का होता है। हमने अभी देखा था, पहले बढ़ता प्रतिफल होता है तो लागत घटती है, फिर घटते प्रतिफल के कारण वो बढ़ने लगती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको सब कराए हुए हैं। अगला सवाल हो जाएगा औसत लागत वक्र डैश के लागू होने के कारण U आकार का होता है? बढ़ते प्रतिफल, समान प्रतिफल, घटते प्रतिफल या परिवर्ती अनुपात। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? परिवर्ती अनुपात, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्रोपोर्शन जिसको कहा जाता है, उसके कारण ये लागू होता है। जब औसत लागत में वृद्धि हो रही हो तो सीमांत लागत और औसत लागत की तुलना में कौन अधिक होगा या कौन कम होगा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अगर मान लीजिए औसत लागत बढ़ रही है, ऐसे बढ़ रही है, तो सीमांत लागत जो है वो औसत लागत की तुलना में क्या रहेगी? उससे अधिक रहेगी, है ना, क्योंकि ये उसको काट के ऊपर चली जाती है ऐसे। चलिए अगला सवाल, उत्पादन फलन क्या होता है? उत्पादन की प्रक्रिया होती है। आगत तथा निर्गत के मध्य एक तकनीकी संबंध।
किसी फर्म का उत्पादन ढांचा या उत्पादन की योजना। तो बिल्कुल इनपुट और आउटपुट यानी आगत और निर्गत के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है, जो एक कह सकते हैं तकनीकी संबंध है, इसको हम उत्पादन फलन कहते हैं। सही जवाब ख हो जाएगा। अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन स्थिर होते हैं? तो कम से कम एक हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया, ये सवाल 2 बार रिपीट हुआ है, पूछा गया था। औसत लागत वक्र का आकार कैसे होता है? ये भी बहुत बार रिपीट होता है। यू आकार का होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन क्या होता है? देखिए ऐसा फिगर बनता है ऐसे, और ये सीमांत उत्पादन यहां पर। तो जब ये शून्य हो, 0 होगा, तब ये अधिकतम होगा, मैक्सिमम होती है। जब ये घटने लगेगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि सीमांत उत्पादन शून्य होगा तो कुल उत्पादन अधिकतम या मैक्सिमम होता है। ठीक है। जब औसत लागत न्यूनतम होगी तो सीमांत लागत क्या होगी? जब एवरेज कॉस्ट सबसे न्यूनतम है तो सीमांत लागत जाहिर सी बात होगी उसके बराबर हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था ना ऐसा। तो जब औसत लागत न्यूनतम होगी तो सीमांत लागत उसको उसी समय काटती है, उसके बराबर हो जाती है। और जब ये बढ़ने लगती है तो ये उसके ऊपर चली जाती है। जब तक औसत लागत घटती है तब तक सीमांत लागत उससे नीचे रहती है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे आप। दीर्घकाल में उत्पादन के कितने साधन स्थिर होते हैं? तो दीर्घकाल में उत्पादन के कोई भी साधन स्थिर नहीं रहेंगे, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी हो, चाहे वो श्रम हो, चाहे वो पूंजी हो, सभी साधनों में आप परिवर्तन कर सकते हैं। आपके पास समय भरपूर रहता है। ठीक है। अगला सवाल, अल्पकाल में उत्पादन में इकाई वृद्धि होने पर परिवर्तनशील लागत में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? औसत मतलब देखिए, उत्पादन की एक इकाई में वृद्धि हुई तो परिवर्तनशील लागत में वृद्धि हुई तो उसको क्या बोलेंगे? औसत परिवर्तनशील लागत, औसत स्थिर लागत, औसत लागत, सीमांत लागत। जाहिर सी बात है वो सीमांत लागत हो जाएगी। ठीक है। यानी एक और इकाई आपने बदला तो कितना चेंज आया कॉस्ट में, उसको कहा जाता है। आगत प्राप्त करने के लिए एक फर्म द्वारा जो व्यय है वो क्या कहेगा? लाभ, लागत, आगत या उत्पादन? जाहिर सी बात है वो लागत होगा। कोई भी इनपुट या रॉ मटेरियल या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर आपको पाना है और उसके लिए आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो आपका कॉस्ट हो जाती है। सीमांत लागत वक्र कैसा होता है? यू आकृति का, वी आकृति का, एल आकृति का, सी आकृति का? सही जवाब हो जाएगा यू आकृति का। कुल उत्पादन उस समय अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है। जब औसत उत्पादन शून्य होता है, सीमांत उत्पादन अधिकतम हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा जब सीमांत उत्पादन शून्य हो जाएगा। उत्पादन की दृष्टि से दीर्घकाल कौन सी अवधि है? जब उत्पादन के केवल एक साधन को बढ़ाया जा सके, जब उत्पादन के केवल परिवर्तनीय साधन को बढ़ाया जा सके, जब उत्पादन के परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय सभी साधनों को बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल यही दीर्घकाल होता है। 2 कालें होती हैं, अल्पकाल और दीर्घकाल। अल्पकाल में क्या होगा? आप कोई 1 या 2 साधन ही बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम 1। लेकिन दीर्घकाल में कोई भी साधन स्थिर नहीं रहेगा, सभी साधनों को आप चेंज कर सकते हैं। सही जवाब इसमें ग हो जाएगा। कुल लागत बराबर कुल परिवर्तनशील लागत प्लस, अगर कुल लागत निकालनी है तो कुल परिवर्तनशील लागत में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? तो हमने आपको शुरू में बताया था कि टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू होता है टोटल कॉस्ट। मतलब कुल स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत कुल परिवर्तनशील लागत बराबर कुल लागत। ठीक है, ये एक कंडीशन आपको दिखाई पड़ती है। तो यहां पर आप कुल परिवर्तनशील लागत में क्या करेंगे? कुल स्थिर लागत को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? घ, कुल स्थिर लागत इसमें जोड़ दी जाएगी। ठीक है। अब देखिए सारे चीजों को आप ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको बता दिया TFC प्लस TVC इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। इसमें से कोई एक दिया हुआ है, मान लीजिए TVC निकालनी है तो टोटल कॉस्ट माइनस TFC हो जाएगा, या TFC निकालना है टोटल फिक्स कॉस्ट तो टोटल कॉस्ट माइनस TVC हो जाएगा, है ना। इसके अलावा AFC क्या होता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा। ऐसे ही एवरेज कॉस्ट क्या होता है? तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई मात्रा। ठीक, ऐसे ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत क्या होती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई मात्रा। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? TCN माइनस TCN माइनस 1, मतलब जो नीचे वाला कुल लागत है उससे ऊपर वाले कुल लागत को माइनस कर दीजिए। तो ये फॉर्मूले हैं, ये मैंने डिटेल में कराए हुए हैं, फिर भी आप एक नजर इनको ध्यान रखिएगा। तो ये था चैप्टर नंबर 3 और अब हम पहुंचेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 4 पर। और क्या है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत क्या होता है। तो आइए देखते हैं। लाभ अधिकतमीकरण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लाभ अधिकतमीकरण क्या होगा? कम से कम, अधिक से अधिक, शून्य। तो क्या होता है? लाभ अधिकतम, हाँ, लाभ अधिकतमीकरण में लागत क्या होती है? कम से कम होती है। भाई लाभ का मतलब क्या होता है? लागत, सॉरी, हाँ, विक्रय मूल्य या आगम, इसको कह लीजिए कुल मिलाकर, संप्राप्ति माइनस लागत। ठीक है, तो लागत जितनी कम होगी, संप्राप्ति को आगम भी कहते हैं, लागत जितनी कम होगी आगम से उतना गैप बढ़ेगा और लाभ इसलिए ज्यादा होगा। तो लाभ अधिकतमीकरण में कम से कम लागत लगती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार क्या होते हैं? कम क्रेता, पर्याप्त क्रेता विक्रेता, अधिक क्रेता या अधिक विक्रेता। देखिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार को आप ठीक से देख लीजिएगा, मैंने बहुत डिटेल में कराया है, और इसके 4-5 जो विशेषताएं हैं वो ढंग से देख लीजिएगा। जब से सबसे पहले अधिक मात्रा के क्रेता विक्रेता, अधिक मात्रा में क्रेता एवं विक्रेता। ठीक, दूसरा मुक्त प्रवेश एवं बहिर्गमन, बाजार में कोई भी आ सकता है और कोई भी बाजार से बाहर जा सकता है। ठीक है, और इसमें क्या हमने देखा था? बाजार का पूर्ण ज्ञान, और क्या देखा था? कीमत स्थिरता, कीमत स्थिरता। ठीक है, और हमने क्या देखा था? समरूप वस्तुएं। ये कुछ ऐसी विशेषता हैं जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में दिखाई पड़ती हैं। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि यहां पर कितने विक्रेता क्रेता होंगे? तो पर्याप्त क्रेता विक्रेता होते हैं, बहुत ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुल संप्राप्ति क्या है? टोटल रेवेन्यू। तो M इंटू जी, Q इंटू डी, P इंटू क्यू, जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? P इंटू की। P इंटू की मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी, कितने कीमत में आप बेच रहे हैं और कितने यूनिट बेच रहे हैं, जिसको बोलते हैं कीमत गुणे मात्रा बराबर कुल आगम या कुल संप्राप्ति भी बोलते हैं इसको। तो जितनी मात्रा आप बेच रहे हैं, ठीक है, और कितने कीमत में बेच रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल संप्राप्ति निकल जाएगी। अर्थशास्त्र में लाभ को क्या दिखाते हैं? बीटा से, थीटा से, अल्फा से, पाई से। सही जवाब क्या हो जाएगा? पाई से दिखाते हैं। कुल परिवर्ती लागत किसके बराबर होती है? कुल परिवर्ती लागत मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट। औसत परिवर्ती लागत इंटू कुल उत्पादन मात्रा, औसत परिवर्ती लागत प्लस कुल उत्पादन मात्रा, औसत परिवर्ती लागत माइनस कुल उत्पादन मात्रा, औसत परिवर्ती लागत भागा कुल उत्पादन मात्रा। सही जवाब क्या हो जाएगा? औसत परिवर्ती लागत इंटू कुल उत्पादन मात्रा। देखिए, इस टीवीसी से अगर आपको एवीसी बनाना है, औसत बनाना है, तो टीवीसी डिवाइडेड बाई क्वांटिटी यानी मात्रा करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर आपसे पूछ ही दिया है टीवीसी, तो आप क्या करेंगे? इस क्वांटिटी को इसमें लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, जो औसत आपने निकाला उसमें गुणा कर दीजिए। तो औसत परिवर्तनशील लागत यानी एवीसी इंटू उत्पादन मात्रा यानी क्वांटिटी आपको करनी पड़ेगी। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब कुल को औसत करना है तो भाग दे दीजिए, औसत से कुल करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगला सवाल, समरूप वस्तु किस बाजार में पाया जाता है? पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अल्पाधिकार। सही जवाब क्या हो जाएगा? पूर्ण प्रतियोगिता में। समरूप यानी एक जैसी वस्तुएं, होमोजीनियस गुड्स बोलते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का औसत आगम वक्र कैसा होता है? एक्स अक्ष के समानांतर, वाई अक्ष के समानांतर, बाएं से दाएं गिरता हुआ, बाएं से दाएं उठता हुआ, ऐसा होता है। AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू प्राइस, ये पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। और एकाधिकार और एकाधिकारी में मांग वक्र कैसा होता है? AR वक्र ऐसा होता है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतना अंतर आप ध्यान रखिएगा। तो इस अनुसार सही जवाब क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष के समानांतर। निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है? क्रेताओं की अधिक संख्या, समरूप वस्तु, कीमत विभेद, विक्रेताओं की अधिक संख्या। तो ये और ये तीनों क्या है? ये पूर्ण प्रतियोगिता में है। जो कीमत विभेद है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन,
ये पाया जाता है एकाधिकार में, एकाधिकार में, मोनोपोली में पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला सवाल है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करता है? उपभोक्ता, उत्पादक, सरकार, उद्योग की मांग या आपूर्ति की शक्तियां? सही जवाब क्या हो जाएगा? उद्योग की मांग और आपूर्ति की शक्तियां। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करेगा? एक क्रेता, विक्रेता, फर्म या उद्योग? ये उपयोग उद्योग, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो फर्म होती है वो क्या होती है? कीमत स्वीकारक, वो कीमत को स्वीकार करेगी, कीमत बनाएगी नहीं। तो जो उद्योग द्वारा डिसाइड कर दिया जाएगा वही कीमत हो जाएगी। ठीक है। हाँ, निम्न में से कौन सी एक फर्म न्यूनतम लागत फर्म होती है? पूर्ण प्रतियोगी फर्म, अपूर्ण प्रतियोगी फर्म, एकाधिकार फर्म, द्वयाधिकार? तो यहां पर पूर्ण प्रतियोगी फर्म होती है जहां विक्रय की लागत भी नहीं होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं होती है, ये सब चीज नहीं होता है। ये था चैप्टर नंबर 4। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पूछे गए कुछ खास सवालों को मैंने इसमें इंक्लूड किया था। अब हम बात करेंगे बाजार संतुलन चैप्टर नंबर 5, जिसमें कीमत निर्धारण होता है। आइए देखिए क्या क्या सवाल इसमें पूछे गए हैं। पहला सवाल है, उपभोक्ता का उद्देश्य अपने डैश को अधिकतम करना है। अधिमान, प्रतिमान, चुनाव, संतुष्टि? क्या होता है? अपने अधिमान को, उपभोक्ता का उद्देश्य अपने, यहां पर संतुष्टि कर लीजिएगा। ठीक है, संतुष्टि को क्या करना है? मैक्सिमम करना होता है। वो अपना चाह रहा है कि सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है, फर्म का उद्देश्य क्या होता है? अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। ठीक है, उपभोक्ता चाहेगा कि हमें संतुष्टि अधिकतम मिले, फर्म चाहेगा कि हमें लाभ अधिकतम मिले, इसीलिए दोनों को मिलाकर संतुलन बनाया जाता है और कीमत का निर्धारण होता है। कीमत का निर्धारण कहां होता है? जहां मांग और पूर्ति दोनों क्या हो जाए? जिस कीमत पर बराबर हो जाए। ठीक है। अगला सवाल, बाजार संतुलन क्या है? बाजार मांग बाजार पूर्ति से ज्यादा होगी, बाजार मांग बाजार पूर्ति से कम होगी, बाजार मांग बाजार पूर्ति के बराबर होगी, बाजार मांग बाजार पूर्ति के बराबर नहीं होगी। सही जवाब क्या हो जाएगा? जहां मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के बराबर हो जाए। अगला सवाल है, श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद है। सीमांत संप्राप्ति प्लस श्रम का सीमांत उत्पाद, सीमांत संप्राप्ति माइनस श्रम का सीमांत उत्पाद, सीमांत संप्राप्ति प्लस श्रम का सीमांत उत्पाद, या सीमांत संप्राप्ति इंटू श्रम का सीमांत उत्पाद? सही जवाब हो जाएगा सीमांत संप्राप्ति को सीमांत उत्पाद जो श्रम का होगा मल्टीप्लाई करेंगे। अगला सवाल है, उपभोक्ता की आय अधिक होने पर वो डैश वस्तुओं पर अधिक व्यय करते हैं। अगर इनकम बढ़ेगी तो वो किस वस्तु पर ज्यादा व्यय करेंगे? सामान्य, निम्न स्तरीय, उच्च स्तरीय? सही जवाब क्या हो जाएगा? जो सामान्य गुड्स होंगे, जो नॉर्मल गुड्स होंगे, उन पर वो ज्यादा व्यय करेंगे। जो गिफिन गुड्स या जो घटिया वस्तुएं होती हैं उन पर व्यय करना छोड़ देंगे। यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो इसमें इस कीमत पर बाजार में क्या कहलाएगा? संतुलित कीमत, मात्रा संतुलन, अधिपूर्ति, अधिमांग? सही जवाब क्या हो जाएगा? अधिपूर्ति। यहां क्या कह रहा है? बाजार पूर्ति बाजार मांग से ज्यादा है। मान लीजिए ये दोनों संतुलन में थी और पूर्ति बढ़ जाए तो दाईं ओर चली जाएगी, तो ये यहां पर अब मांग को काटेगी, तो कीमत तो घट जाएगी, लेकिन इसको अधिपूर्ति कहते हैं, यानी पूर्ति यहां पर ज्यादा हो गई तो कीमत घटेगी। संतुलन कीमत में निचली कीमतों पर क्या होता है? अधिपूर्ति, अधिमांग, उच्चतम कीमत, न्यूनतम कीमत? क्या होता है? अधिमांग होता है। निचली कीमत पर ज्यादा से ज्यादा मांग होगी। जब मांग बढ़ती है और पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता तो संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा में क्या अंतर होता है? इस सभी सवालों का जवाब ग्राफ से देना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देख लीजिए। मान लीजिए ये संतुलन एक स्थापित है, ये एक कीमत है। अब क्वेश्चन इसने पूछ दिया कि लेट सपोज मांग बढ़ जाए और पूर्ति में कोई चेंज ना हो, तो मांग बढ़ेगी तो मांग कहां जाएगी? दाईं ओर जाएगी। ठीक है, मांग कहां जाएगी? दाईं ओर। अब वो पूर्ति को यहां के बदले यहां काट रही है, तो कीमत इसके सामने ऊपर चली जाएगी, P1। और मात्रा क्या होगी? पहले क्वांटिटी ये थी, अब नई वाली क्वांटिटी ये Q1 हो जाएगी। यानी एक चीज तो स्पष्ट है कि अगर मांग बढ़ेगी और पूर्ति में कोई अंतर नहीं होगा तो फिर ये जान लीजिए कि कीमत भी बढ़ेगी और मात्रा भी बढ़ेगी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। ये ग्राफ से आप इजीली देख सकते हैं, कुछ इसमें रटना नहीं है। अगला सवाल, एक बाजार उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वस्तु की मांग वस्तु की आपूर्ति से कम हो, वस्तु की आपूर्ति से अधिक हो, वस्तु की आपूर्ति के बराबर हो, या वस्तु की आपूर्ति से असंबंध हो। तो जाहिर बात है मांग जब उसके आपूर्ति के बराबर होगी तब यहां संतुलन रहता है। अब हम आ गए हैं अध्याय 6 पर, यानी प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। ठीक है, जहां पर नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है, इसके कुछ देख लेते हैं सवाल। औसत संप्राप्ति को क्या मानते हैं? कुल संप्राप्ति डिवाइडेड बाई मात्रा, कुल संप्राप्ति माइनस मात्रा, कुल संप्राप्ति गुणे मात्रा, कुल संप्राप्ति प्लस मात्रा। सही जवाब क्या हो जाएगा? कुल संप्राप्ति को यानी टोटल रेवेन्यू को
अगर आप क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो एवरेज रेवेन्यू, औसत संप्राप्ति निकल जाएगी। ठीक है, जब कुल संप्राप्ति में ह्रास होता है तो सीमांत संप्राप्ति क्या होती है, यानी जब टोटल रेवेन्यू गिरता है तो सीमांत संप्राप्ति क्या होने लगती है, ऋणात्मक हो जाती है। ऐसा होता है ना, ऐसा, तो इसमें ये ऐसा होने लगेगा। जब ये अधिकतम है तब ये शून्य हो जाएगी। तो ये संबंध तो मैंने आपको बताया है। तो जब भी टोटल रेवेन्यू गिरेगी तो मार्जिनल रेवेन्यू ऋणात्मक, निगेटिव हो जाएगी। कीमत डैश बाजार में उपभोक्ता द्वारा डैश की गई मात्रा को प्रभावित करती है। कीमत किस चीज को प्रभावित करेगी, जाहिर सी बात है उसकी मांग को प्रभावित करेगी। ठीक है, मांग वक्र की लोच उस बिंदु पर होती है जहां कीमत की लोच क्या होगी, इकाई से अधिक होगी। वस्तु विभेद, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, किस बाजार की विशेषता है वस्तु विभेद। वस्तु विभेद किस बाजार में ज्यादा पाया जाता है, तो यह पाया जाता है, जाहिर सी बात है, एकाधिकृत, इसमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा, एकाधिकारी, एकाधिकार, एक पूर्ण प्रतियोगिता, तो ये एकाधिकारी एकाधिकार एक है, तो एकाधिकृत, एकाधिकृत जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, एकाधिकृत व्यवस्था में पाई जाती है जहां एक ही जैसे अलग अलग तरह के वस्तु होते हैं लेकिन उसमें बहुत अंतर रहता है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, सारी चीजों में काफी अंतर पाया जाता है। तो ये था हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र का 6 चैप्टर। इसमें पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हमने आपके आगे रखा है और अब हम चलेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की तरफ, मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। इसके क्या सवाल हैं, कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारी चीजों को देखेंगे। तो आइए एक एक करके जो पहला चैप्टर है समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय वाला, इससे देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए। तो आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण सवाल है। अब इसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन किससे संबंधित है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से, समष्टि से, क और ख दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो अब यहां पर कंडीशन क्या बनेगी, मैंने आपको बताया था कि जब भी मामला समग्र का हो या एग्रीगेट जिसको आप बोलते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में यह हो जाता है मैक्रो। ठीक है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट बन जाता है। तो जो राष्ट्रीय आय है वो पूरे देश की आय है, पूरे देश की जीडीपी कैलकुलेट होती है इसमें, तो ये जाहिर सी बात है किसका पार्ट हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट हो जाएगा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इसको बोलते हैं, हाँ, इंटरेस्ट एंड मनी, इसके लेखक कौन है, मार्शल, कीन्स, रैगनॉर या रिकॉर्डो। सही जवाब क्या हो जाएगा, कीन्स। तो जेम कीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस बुक है। इसके अलावा एक किताब का और ध्यान रखिएगा आप, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, ये किताब लिखी थी एडम स्मिथ ने, एडम स्मिथ, जिनको हम मानते हैं क्या, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या मानते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स मानते हैं एडम स्मिथ। तो ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक है कीन्स। ठीक है, अगला सवाल है समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कौन है, जे.आर. हिक्स, हैंसन, कीन्स या पीगू। तो कीन्स ने क्या किया था, एक नया अप्रोच दिया था जब ग्रेट डिप्रेशन आया था पूरी दुनिया में। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई जो एग्रीगेट लेवल की स्टडी है उसके लिए आप समष्टि लेवल पर अलग मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कीजिए, और जेएम कीन्स को इसका श्रेय जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से एक समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, रोजगार, विदेशी विनिमय, मांग का नियम या राष्ट्रीय आय। तो इसमें से समष्टि आय का क्या है, मांग का नियम जो है ये किसमें हम पढ़ चुके हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम पढ़ चुके हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड जो होता है इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, नॉट द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा। मांग का नियम। अर्थव्यवस्था की मूल क्रियाएं क्या है, उत्पादन, उपभोग, निवेश, उपभोग, विनाश, विकास, निवेश, व्यय या बचत। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, जिसको आप बोलते हैं प्रोडक्शन, इसके अलावा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। ये 3 महत्वपूर्ण चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो जो प्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, हम बेसिकली मूल्यवर्धन करते हैं, उपयोगिता को बढ़ाते हैं। जो कंजम्पशन या उपभोग है, मतलब प्रोडक्शन में हम मूल्य वृद्धि करते हैं, कंजम्पशन में हम क्या करते हैं, उपयोगिता को नष्ट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट में हम नए पूंजी का निर्माण करते हैं। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र को एक पृथक अध्ययन की दशा के रूप में स्थापित किया। यह भी क्वेश्चन 2020 में फिर पूछा गया, कीन्स, पीगू, वॉलरस या पेरेटो। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, जेएम कीन्स द्वारा, जॉन मिन्यार्ड कीन्स। विश्वव्यापी मंदी, वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन जो कहा गया, द ग्रेट डिप्रेशन जिसका नाम रखा गया था, 1929 में आया, 30 में आया, 31 में आया, 32 में आया।
अब देखिए 2020 और 22 दोनों में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा 1929। निम्नलिखित में कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है? मांग का नियम, राष्ट्रीय आय, प्रतिफल का नियम, लगान सिद्धांत। तो क, ग और घ ये तीनों हम व्यष्टि में देख चुके हैं, राष्ट्रीय आय इसमें समष्टि हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र के किस विचार का अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत बचत, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत निवेश। तो व्यक्तिगत चीजें कहां आ जाती हैं? व्यक्तिगत यानी जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल, ये चली जाती हैं किसमें? ये चली जाती हैं व्यष्टि में। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। बाकी चीजें किसमें आ जाती हैं? समष्टि में। तो राष्ट्रीय आय इसका सही जवाब हो जाएगा। अब ये आते हैं चैप्टर नंबर 2, जो बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राष्ट्रीय आय का लेखांकन, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जो एक खास चैप्टर है, इससे देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय गणना करने की विधि है? आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि। तो इसको क्या बोलते हैं? इनकम मेथड, इनकम मेथड, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्ट मेथड, सॉरी, जिसको वैल्यू एडेड मेथड भी कहा जाता है, वैल्यू एडेड मेथड। तो इन तीनों में से कौन सी राष्ट्रीय आय गणना करने की विधि है? सही जवाब हो जाएगा घ, इनमें से सभी। मूल्य वृद्धि डैश से निश्चित होती है? क्रय कीमत प्लस लाभ, विक्रय कीमत माइनस मध्यवर्ती वस्तुएं, विक्रय कीमत माइनस हानि, क्रय कीमत प्लस मध्यवर्ती वस्तुएं। सही जवाब क्या हो जाएगा? जो सेल होती है इसमें से आप माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएरी गुड्स यानी मध्यवर्ती गुड्स को, तो पता चलता है कि असल में मूल्य वृद्धि कितनी हुई है, और उसी मूल्य वृद्धि को फिर आप जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। यदि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, हां, के अप्रत्यक्ष कर घटाए जाएं तो उत्पादन शामिल होता है, वो क्या मिलेगा? साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या निजी आय। देखिए एक चीज मैं आपको यही कंफर्म कर देता हूं, होता क्या है, हम अक्सर पहुंचते हैं जीडीपी एमपी पर, ठीक है। शुरू में आप इनकम मेथड, शुरू में आप वैल्यू एडेड मेथड ले लीजिए या एक्सपेंडिचर मेथड ले लीजिए, आप जीडीपी एमपी पर पहुंचते हैं, जिसको बोला जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर, सॉरी, राष्ट्रीय आय जो होती है उसको कहा जाता है एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एमपी को आप एनएनपीएफसी बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आप माइनस करते हैं इसमें से मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन। तो जैसे ही आप मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं सॉरी, तो ये जो सकल है वो शुद्ध में बदल जाता है, यानी ये हो जाता है एनडीपीएमपी। जीडीपीएमपी किस में चला गया? एनडीपीएमपी में चला गया। फिर आप जैसे ही इसमें से माइनस करते हैं अप्रत्यक्ष कर या शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये बन जाता है एनडीपीएफसी। यानी जो क्वेश्चन पूछा था कि जब आप अप्रत्यक्ष कर घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो वो मिल जाएगा साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये जो मार्केट प्राइस है वो फैक्टर कॉस्ट हो जाता है, और इसमें आप जोड़ देते हैं जब NFIA यानी बाहर से आने वाली शुद्ध साधन आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये बन जाता है NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको आप क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय बोलते हैं। ये जीडीपी से एनएनपी आने तक की जो विधि है, ये बहुत ध्यान से देके रखिएगा, दिमाग में एग्जाम में बहुत काम आएगी। तो जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी पर आ गए और आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसमें से माइनस कर दिया। तो जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स से अप्रत्यक्ष कर आप घटाते हैं तो ये साधन लागत निकल कर आ जाती है, ठीक है, साधन लागत पर आपको चीजें मिल जाती है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत वस्तुओं में शामिल किया जाता है? एक होती है, दो तरह की वस्तुएं होती हैं, एक उपभोक्ता वस्तु और एक पूंजीगत वस्तु, मतलब अंग्रेजी में इसको कहते हैं कैपिटल गुड्स और एक को कहते हैं कंज्यूमर गुड्स, ठीक। तो अब एक चीज आप समझ लीजिए कि जो जिन चीजों से और कोई नई चीज बनाई जाएगी वो पूंजीगत वस्तु होंगी, और जो सीधे उपभोग में लेना है वो कंज्यूमर गुड्स होंगे। तो टेलीविजन सेट हो गया, चाय पत्ती हो गई, कोई उपकरण हो गया, मशीन, वो सब सीधे इस्तेमाल होगी। जो स्टील की चादर है इसमें
हाँ, इसका ख जवाब सही हो जाएगा। जो स्टील की चादर है जिसका आप क्या करने वाले हैं, उसका यूज करके आप कोई नई नई चीज बनाएंगे, वो कैपिटल गुड्स हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सकल घरेलू उत्पाद का क्या अर्थ है? किसी देश में गृहिणियों द्वारा किए गए कुल उत्पाद का मूल्य, घरेलू उपयोग के लिए किए गए उत्पादन का कुल मूल्य, किसी देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, या कृषि उत्पादन का कुल मूल्य। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। देखिए, एक देश की घरेलू सीमा है, उस घरेलू सीमा के भीतर जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं बनाई जाएंगी उसका जो मूल्य होगा पैसे में, वो जीडीपी होता है। अब ये वस्तु सेवाएं 3 क्षेत्रों से बनाई जाती हैं। जैसे यहां केवल कृषि दिया है ना, तो ये एक हिस्सा है उसका, एक प्राथमिक, एक द्वितीयक और एक तृतीयक और चतुर्थक, दोनों मिला के होती है, तृतीयक ही मान के चलिए। ठीक है, इन तीनों क्षेत्र से, जैसे यहां से आएगी कृषि और उससे संबंधित चीजें, पशुपालन, खनन, ये सारी चीजें। यहां से आएगा विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग करना, अभी बताया था मैंने आपको, और यहां से सारी सेवाएं आती हैं। तो जितनी वस्तु और सेवाएं उपलब्ध होंगी उसका जो मौद्रिक मूल्य होगा, जो उसका कीमत होगा पैसे में, उसी वैल्यू को, तीनों को जब जोड़ा जाता है तो तीनों को जोड़ के बनता है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज, केवल कृषि नहीं, बाकी सारी चीजों को, सब चीजों को जोड़ना पड़ता है, तो इसको आप जीडीपी कहते हैं और ये बहुत खास होती है, सकल घरेलू उत्पाद। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ग इसका सही जवाब हो जाएगा। सकल निवेश यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसके बराबर है? शुद्ध निवेश माइनस मूल्यह्रास, शुद्ध निवेश गुणे मूल्यह्रास, शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास, शुद्ध निवेश प्लस डिवाइडेड बाय मूल्यह्रास। अब इसका सही जवाब हो जाएगा ग। एक चीज का ध्यान रखिए, जब आप सकल, कोई चीज सकल में, जिसको सकल को बोलते हैं ग्रॉस, जब कोई चीज सकल से आपको शुद्ध बनानी है, शुद्ध मतलब, या निवल इसको कहते हैं, ठीक है, जिसको नेट आप बोलेंगे, तो ग्रॉस से नेट बनाना है या सकल से शुद्ध बनाना है, तो इसमें आप क्या करेंगे? इसमें करेंगे आप माइनस मूल्यह्रास, इसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो जब किसी चीज को आप सकल से शुद्ध बनाएंगे तो इसको माइनस मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन करेंगे। ठीक, ये हो गया सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2 ये होता है कि जब आप किसी चीज को शुद्ध से, शुद्ध या निवल से सकल बनाना चाह रहे हैं, यानी ग्रॉस बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहां पर क्या करेंगे? आप यहां पर प्लस मूल्यह्रास कर देंगे, प्लस मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन को इसमें जोड़ देंगे। ये 2 सिचुएशन है। अब यहां की सिचुएशन क्या थी? यहां की सिचुएशन थी कि सकल निवेश बराबर किसके होगा? शुद्ध दिया हुआ है, शुद्ध से सकल में जाना है, तो इस कंडीशन में आपको मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा, दूसरे वाली स्थिति में आना पड़ेगा। ये केवल ये ध्यान रखिएगा, चाहे वो सकल घरेलू उत्पाद वाला मामला हो, निवेश वाला मामला हो, जहां भी सकल से शुद्ध जाना है मूल्यह्रास माइनस कर दीजिए, जहां शुद्ध से सकल पर आना है मूल्यह्रास जोड़ दीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय आय बराबर कारक लागत पर एनडीपी माइनस विदेशों से शुद्ध साधन आय, कारक लागत पर जीएनपी इक्वल्स टू बाजार कीमत पर जीएनपी प्लस शुद्ध प्रत्यक्ष कर आय, व्यक्तिगत आय इक्वल्स टू निजी आय माइनस निगम कर माइनस निगम बचत, प्रायोज्य आय बराबर परिवार क्षेत्र की बचत माइनस परिवार क्षेत्र का उपभोग। सही जवाब हो जाएगा। बाकी इसमें चीजें जो है गलत हैं। अगर आपको पर्सनल आय निकालनी है तो निजी आय में से निगम कर, निगम बचत को माइनस कर दीजिए। ठीक है, कॉर्पोरेट। अगला सवाल है, राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है? घरेलू उत्पाद माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, घरेलू उत्पाद डिवाइड कर दीजिए या इंटू कर दीजिए। सही जवाब क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है, घरेलू उत्पाद में यानी जीडीपी में आप एनएफआईए जोड़ दीजिए, यानी बाहर से जो इनकम मिली है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको जोड़ दीजिए तो आपको राष्ट्रीय उत्पाद, नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। राष्ट्रीय आय एनएनपी-एफसी किसके बराबर होती है? जीएनपी प्लस मूल्यह्रास, जीएनपी-एफसी माइनस मूल्यह्रास, एनएनपी-एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ख और ग दोनों। सही जवाब क्या हो जाएगा? ख और ग दोनों। यहां भी क्या होता है, जैसे ही आप ये जीएनपी-एफसी है, जैसे ही इसमें से डेप माइनस कर देंगे ये एनएनपी-एफसी बन जाएगी, यानी सकल से शुद्ध हो जाएगी। यहां क्या है? एनएनपी-एमपी है
केवल इस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दीजिए तो ये भी NNP-FC बन जाएगी। तो ये दोनों ही कंडीशन राष्ट्रीय आय के बराबर हैं। ये मैंने आपको फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ही बताया था। ठीक है, अब अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। एग्जाम में ये क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं लिखा है, केवल लोग नहीं पढ़ते हैं और आंसर दूसरा दे देते हैं। तो स्टेटमेंट है कि बाजार कीमत पर NNP इक्वल्स टू बाजार कीमत पर GNP प्लस मूल्यह्रास। अब देखिए, अगर आपको NNP निकालना है, नेट निकालना है और ये ग्रॉस दिया है तो मूल्यह्रास तो प्लस नहीं माइनस किया जाता है, तो इस बात ही खत्म हो गई। यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास यानी कि GDP माइनस डेप्रिसिएशन अगर आप करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा? वो शुद्ध हो जाएगा। जैसे ही सकल में से मूल्यह्रास माइनस करेंगे वो शुद्ध हो जाएगा। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। गैर मजदूरी आय में डैश से आय शामिल होती है, लाभ, ब्याज, किराया, ये सभी क्या है? गैर मजदूरी आय है। बाकी तो वो पारितोषिक और सैलरी ये सब मजदूरी आय रहती है। अन्य वस्तुओं के उत्पादन में आगत के रूप में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं क्या कहलाती हैं? अंतिम, मध्यवर्ती, उपभोग। सही जवाब क्या हो जाएगा? मध्यवर्ती। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब ये क्या होती हैं? ये दूसरे किसी चीज के उत्पादन में रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, आ गई बात समझ में? अगला सवाल, राष्ट्रीय आय के बढ़ने का अनुमान लगाया जाता है उत्पादन के बढ़ने से, रोजगार के बढ़ने से, निर्यात के बढ़ने से, उपभोग के बढ़ने से। तो राष्ट्रीय आय बढ़ने का हम अंदाजा कैसे लगाते हैं? राष्ट्रीय आय बढ़ने का अंदाजा हम लगाते हैं उत्पादन के बढ़ने से, यानी कि प्रोडक्शन के बढ़ने से। ये आप ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्र से जो आपके वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ता है, उसी उत्पादन के बढ़ने से GDP बढ़ती है और फिर नेशनल इनकम होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। NNP इक्वल्स टू GDP प्लस NFIA माइनस डेप्रिसिएशन, NNP इक्वल्स टू GDP माइनस NFIA माइनस डेप्रिसिएशन, NNP इक्वल्स टू GDP प्लस NFIA प्लस डेप्रिसिएशन, NNP इक्वल्स टू GDP माइनस NFIA प्लस डेप्रिसिएशन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? NNP इक्वल्स टू GDP प्लस NFIA माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, हमने देखा ही था, फिर से देख लीजिए। ये GDP है, MP पर रहती है, माइनस डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास करेंगे तो ये हो जाएगा NDP MP। इसमें से आप माइनस अप्रत्यक्ष कर नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा NDP FC। और इसमें प्लस NFIA जोड़ दीजिए, जो यहां पर जोड़ा हुआ है, प्लस NFIA जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा NNP FC, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूले ध्यान देंगे तो आराम से आप कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु नहीं है? फ्रिज, तौलिया, मेज या भोजन। सही बात है, भोजन क्या है? ये टिकाऊ वस्तु नहीं है, जल्दी खराब होने वाली वस्तु है। वृत्ताकार आय प्रवाह के द्विक्षेत्रीय प्रारूप, द्विक्षेत्रीय क्या कहते हैं? जिसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल, इसमें कौन कौन रहेगा? एक तो रहेगा गृहस्थ या परिवार, हाउस होल्ड, और एक रहेगी फर्म। ये दो सेक्टर होते हैं। तीन सेक्टर में सरकार भी आ जाती है, चौथे सेक्टर में विदेशी व्यापार आ जाता है। तो इसमें कौन कौन शामिल होगा? सरकार और परिवार, सरकार और फर्म, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, परिवार और फर्म। सही जवाब क्या हो जाएगा? परिवार और फर्म। इसमें दो क्षेत्र शामिल हो जाएंगे। गृहस्थ, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, और इसको बोलते हैं फर्म। अब यहां क्या होता है, इसके दो तरह के इसमें प्रवाह होते हैं चक्रीय प्रवाह में, एक वास्तविक प्रवाह और एक मौद्रिक प्रवाह। तो वास्तविक प्रवाह में क्या होता है, गृहस्थ जो है उत्पादन के साधन फर्मों को देते हैं, बदले में फर्म जो है उत्पादन साधन आय इनको देते हैं। और मौद्रिक प्रवाह में क्या होता है, बदले में फर्म इनको वस्तु और सेवाएं देते हैं। और मौद्रिक प्रवाह में ये क्या करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के लिए इनको पैसा देते हैं, कीमत देते हैं, और ये इनको साधन आय देते हैं। तो ये प्रवाह चलता रहता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सही जवाब क्या हो जाएगा? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, इसमें असंगत क्या है? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, पूर्ण रोजगार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। सही जवाब क्या हो जाएगा? ये इंटरनेशनल ट्रेड है, देश के बाहर का है। ठीक है, उस कर का नाम क्या है जिसमें करदाता की आय जितनी अधिक होगी उतने अधिक अनुपात में कर देते हैं? ठीक है, देखिए दो तरह के सिस्टम होते हैं टैक्स वसूलने के, एक कम से कम आय वाले से भी ज्यादा टैक्स वसूल हो, एक वो जितने लेवल पे आय बढ़ रही है उतने लेवल पे टैक्स वसूल हो। इसको कहा जाता है
प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। क्या कहा जाता है? जिसको कहते हैं प्रगतिशील आय, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक है, अगला सवाल अब क्या है? अगला चैप्टर हम आ जाएंगे मुद्रा और बैंकिंग। ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसमें क्या क्या सवाल बनेंगे जरा इनको भी देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला सवाल है, साख नियंत्रण का कार्य है सरकार का, वाणिज्य का, केंद्र का, सभी का। देखिए दो चीजें होती हैं, साख निर्माण जिसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, और एक होता है साख नियंत्रण जिसको बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल। तो जो साख निर्माण है ये करती है वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक। जो साख नियंत्रण है ये करती है केंद्रीय बैंक। ठीक है, ये दो चीजें आप बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। तो साख निर्माण में क्या होता है, पैसा पहले कलेक्ट करती है बैंक, और कलेक्ट करने के बाद वो फिर क्या करती है, उसको सेविंग अकाउंट में डालती है, फिर दूसरे लोगों को लोन की जरूरत पड़ेगी, लोन अकाउंट खोल के फिर उसमें डालेगी। तो पैसे से पैसा बनाने वाला काम होता है। साख नियंत्रण जो होता है ये केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक करती है, रिजर्व बैंक, जिसमें वो क्या करेगी, मुद्रा पूर्ति को नियंत्रण में रखेगी। CRR, SLR, रेपो रेट, रिजर्व रेट, मतलब वो मात्रात्मक और गुणात्मक दो तरह के उपाय करती है, उसके माध्यम से करती है। तो सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा, जो साख नियंत्रण है वो केंद्रीय बैंक का काम है। और ये कैसे करती है इसको, इसके लिए बनाती है मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, इस मॉनेटरी पॉलिसी के, मौद्रिक नीति के दो हथियार होते हैं, एक गुणात्मक और एक मात्रात्मक। ये आप ध्यान में रखिएगा। इसी मात्रात्मक वाले में आपने देखा होगा CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, ये सारी चीजें आती हैं जो मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी करा रखी है। ठीक बात है, कोई डाउट है? समझ में आ गया? चलिए अगला सवाल देखते हैं। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी क्या है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का हस्तांतरण, राष्ट्रीय आय का वितरण या मूल्य का भंडारण। सही जवाब हो जाएगा विनिमय का माध्यम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो ये सबसे प्रमुख कार्य है जो बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली में संभव नहीं था। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? पूंजीपति, केंद्रीय बैंक, बहुराष्ट्रीय कंपनी, सरकार। केंद्रीय बैंक करती है, पैसा वही छापेगी, इशू करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक बैंक का कार्य है? साख नियंत्रण, साख सृजन, नोटों का निर्गमन, इनमें से सभी। सही जवाब क्या हो जाएगा? साख सृजन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यह वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंकों का काम है, बाकी सब केंद्रीय बैंकों का काम है, जो ऊपर बताया है, साख नियंत्रण, नोटों का निर्गमन। अगला सवाल है, सिक्के जारी कौन करता है? भारत सरकार, रिजर्व बैंक। सही जवाब क्या है? भारत सरकार करती है। भारत सरकार का कौन? जो वित्त मंत्रालय है, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, वो 1 रुपए के नोट और सिक्के जारी करती है। ठीक है, इस पे वित्त सचिव का दस्तखत होता है। अगला सवाल है, करेंसी नोटों को निर्गमित करने का अधिकार निम्न में से किस संस्था को? बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही जवाब क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को करेंसी नोटों का निर्गमन करने का अधिकार मिला हुआ है। अगला सवाल है, मौद्रिक अधिकार अथवा सरकार द्वारा जारी मुद्रा जिसे लेने से कोई इनकार नहीं करता क्या कहलाती है? मुद्रा गुणक, संकुचित मुद्रा, विधि ग्राहक या अवैध मुद्रा। सही जवाब क्या हो जाएगा? विधि ग्राहक या वैध मुद्रा, लीगल मनी उसको कहते हैं। अगला सवाल है, केंद्रीय बैंक की नीति क्या कहलाती है? राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय नीति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति। सही जवाब हो जाएगा मौद्रिक नीति। भारत में 100 रुपए के नोट का निर्गमन कौन करता है? भारतीय स्टेट बैंक, केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक, इनमें से कोई नहीं। 100 रुपए का नोट है, चाहे कोई 1 रुपए के अलावा सारे नोट कौन करेगा? RBI करेगी। अगला सवाल, एक अर्थव्यवस्था में साख सृजन का कार्य कौन करता है? सरकार, केंद्रीय बैंक, व्यावसायिक बैंक। साख सृजन अभी बताया था, व्यावसायिक बैंक। ये 2020 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कब हमारे देश में विमुद्रीकरण, ये NCERT में अलग से लगाया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं?
डीमोनेटाइजेशन, ठीक है। और अभी न्यूज में भी बहुत था, ये क्वेश्चन आ सकता है 8 नवंबर 2016। सही जवाब क्या हो जाएगा? 8 नवंबर 2016 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? मुद्रा का निर्गमन है, साख नियंत्रण है, बैंकों का बैंक है, साख सृजन नहीं है। यह काम किसका है? व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंकों का है। भारत में 500 और 1000 का विमुद्रीकरण कब हुआ? 2016 में हुआ, मैंने आपको बताया ही है। भारत में मौद्रिक नीति द्वारा देश की मुद्रा पूर्ति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण कौन करता है? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। व्यापारिक बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विदेशी विनिमय बैंक, निजी बैंक, ये कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और किसके द्वारा? मौद्रिक नीति, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी। 1 रुपए के नोट पर किससे हस्ताक्षर होते हैं? अभी बताया था, वित्त सचिव को होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में नवंबर 2016 में 500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण किसने किया? विश्व बैंक, भारतीय सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, व्यावसायिक बैंक ने, तो इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति का सूत्र है? M1 = CU + DD, M2 = M1 प्लस घर बचत बैंकों में बचत जमाएं, M3 = M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों का निवल आवधिक जमा, उपयुक्त में से सभी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे एक तरह से C + DD, और ये तीनों M1, M2, M3 के फॉर्मूले हैं। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा का निर्गमन, साम्य नहीं, ये साख है, ठीक है। साख सृजन, मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण, विमुद्रीकरण, तो साख सृजन सही जवाब हो जाएगा। तो अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 4, आय और रोजगार के निर्धारण में। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब यहां से कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, जरा इसको देख लेते हैं। अंतिम वस्तुओं के निर्गत नियोजित मूल्य को क्या कहते हैं? प्रत्याशित माप, उपभोग, निर्गत या निवेश। सही जवाब हो जाएगा प्रत्याशित माप। आय में, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। आय में इकाई वृद्धि के कारण प्रत्याशित उपभोग में जो वृद्धि की दर होती है वो क्या कहती है? प्रत्याशित उपभोग, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, स्वतंत्र उपभोग, अप्रत्याशित उपभोग। सही जवाब क्या हो जाएगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको एमपीसी से दिखाते हैं। अर्थशास्त्र में सेटरिस पेरिबस, इसको एक्चुअली कैटरस पेरिबस बोलते हैं। कैटरस पेरिबस, इसका मतलब होता है यथा स्थिति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका क्या होता है? यदि अन्य बातें समान रहें, हाँ, मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम बेसिकली बोलते हैं। यदि सभी बातें समान रहें तो सही जवाब क्या हो जाएगा? यदि अन्य बातें समान रहें। जब उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति डेल्टा C बाई डेल्टा वाई हो तो बचत की सीमांत प्रवृत्ति क्या होगा? डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई प्लस 1, डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई माइनस 1, 1 माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। सही जवाब क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। एक्चुअली देखिए, डेल्टा C बाई डेल्टा वाई को बोलते हैं एमपीसी, ठीक है, और डेल्टा S बाई डेल्टा वाई को बोलते हैं एमपीएस, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि बचत की सीमांत प्रवृत्ति क्या होगी? अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, एमपीएस प्लस एमपीसी ये दोनों मिलके 1 होते हैं। तो अगर एमपीसी डेल्टा C बाई अपॉन डेल्टा वाई दिया है और आपको बचत की सीमांत प्रवृत्ति यानी एमपीसी निकालना है तो उसको 1 में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो एमपीसी निकालना है तो 1 माइनस एमपीएस, एमपीएस निकालना है तो 1 माइनस एमपीसी। ये फॉर्मूला आपको मैंने बढ़ाया हुआ है ठीक से, तो ग इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 2021 में पूछा गया था। ज्यादा चांसेस है कि इस साल भी पूछा जाए। व्यक्तिगत उत्पादक बाजार को डैश प्रभावित नहीं कर सकता, बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता एक उत्पादक। एक खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग को मापा जाता है निजी उपभोग व्यय के रूप में, सरकारी व्यय प्लस निजी उपभोग व्यय, निजी निवेश व्यय, निजी उपभोग व्यय प्लस सरकारी व्यय प्लस निजी निवेश व्यय प्लस शुद्ध निर्यात। सही जवाब घ हो जाएगा। प्रभावी मांग, जिसको इफेक्टिव डिमांड कहते हैं, इसकी संकल्पना किसने दी? एडम स्मिथ, मार्शल, जेबी से, कीन्स। सही जवाब क्या हो जाएगा? कीन्स ने। निम्नलिखित में से किसके कारण समग्र मांग में वृद्धि होती है? सरकारी व्यय में वृद्धि, निवेश व्यय में वृद्धि, आयातों में कमी। सही जवाब ये सभी हो जाएगा। इसके कारण समग्र मांग में कमी होती है। अगर सरकारी व्यय में मान लीजिए वृद्धि, अच्छा, सरकारी व्यय में वृद्धि होगी, अगर गवर्नमेंट अपनी एकदम से अपने डिमांड को बढ़ा दे, खूब ज्यादा सरकारी व्यय करने लगे, तो उससे क्या होगा? फिर सबके पास पैसा जाएगा, डिमांड बढ़ेगी। अगर इन्वेस्टमेंट एकदम से बढ़ने लग जाए, बाहर से हम आयात कम करें तो पैसा बचेगा। तो ये सारी चीजें। प्रभावी मांग का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां समग्र उपभोग समग्र बचत के बराबर होता है, समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है, समग्र उपभोग समग्र निवेश के बराबर होता है, समग्र आय समग्र बचत के बराबर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जहां पर AD इज इक्वल टू AS होता है। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, ये एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट डिमांड, ये जहां पर दोनों काटेंगे दिस विल बी प्रभावी मांग, ठीक है। सॉरी, ये एग्रीगेट सप्लाई होती है जिसको हम वाई इनकम से भी डिनोट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? वाई। और ये क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड। तो ये ख इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल, जब उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति C का मान 0.1 हो तो गुणक का मान क्या होगा? ठीक है, 1/1 माइनस MPC, यही होता है ना। तो 1/1 माइनस 0.8 यानी 1/0.2। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 5। 0.2/1 का मतलब 5 हो जाएगा, सीधी सी बात। गुणा क्या होता है? K को बोलते हैं, के मल्टीप्लायर। तो फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC। सीधी MPC C दिया हुआ है 0.8, यहां हमने रख लिया 0.2, 1/0.2 हो गया। ठीक है, कोई डाउट? चलो आगे चलते हैं। यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का मान C हो तो बचत की सीमांत प्रवृत्ति क्या होगा? सीधी सी बात है 1/C हो जाएगा भाई। MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 होता है। MPC को इसने C बोल दिया है, MPS निकालने के लिए बोल रहा है, तो MPS इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/C हो जाएगा या 1/MPC हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र क्या है? डेल्टा C बाई डेल्टा वाई, C बाई वाई, Y बाई C, डेल्टा Y बाई डेल्टा C। इससे पहला वाला जो हो जाएगा सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डेल्टा C बाई डेल्टा Y होता है। उपभोग फलन C इक्वल टू 40 प्लस 0.8Y है, Y इक्वल टू 100 पर उपभोग का मान क्या होगा? तो सिंपल इसको रखकर देख लीजिए, 40 प्लस 0.8 इंटू 100, सही जवाब क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा, सीधी सी बात है। अगला सवाल, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? 0 इज ग्रेटर देन MPC इज ग्रेटर देन 1, 0 इज लेस देन MPC, MPC इज लेस देन 1, 0 इज ग्रेटर देन MPC, MPC इज लेस देन 1, 0 इज ग्रेटर देन MPC, MPC इज लेस देन 1। सही जवाब क्या हो जाएगा? 0 से ज्यादा होगी MPC और 1 से कम होगी। क्यों? क्योंकि MPC प्लस MPS ये दोनों मिलकर 1 होते हैं। ठीक है, चलिए, सीमांत बचत प्रवृत्ति ज्ञात करने का क्या सूत्र है? सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी MPS, तो क्या हो जाएगा? कितना सेविंग में चेंज हुआ, कितना इनकम में चेंज हुआ, डेल्टा S बाई डेल्टा वाई। कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, तो घ इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मनरेगा कार्यक्रम के में कितने दिवस का रोजगार दिया गया है? तो यहां पर 100 दिवस का रोजगार दिया गया है। ठीक है, हाँ। अब आते हैं सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था, चैप्टर नंबर 5 पे। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। सरकार संचालित करती है सार्वजनिक क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक, क और ख दोनों। तो क्या करती है? सार्वजनिक यानी पब्लिक सेक्टर। 2 सेक्टर होते हैं जो सरकार चलाती है, उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को चलाती है। अगला सवाल है, वे वस्तुएं जिन्हें देश का प्रत्येक नागरिक उपयोग कर सकता है वो क्या होती हैं? सार्वजनिक वस्तुएं यानी पब्लिक गुड्स उसको कहा जाता है। सर्वाधिक राजस्व कहां से मिलता है? अप्रत्यक्ष कर से, प्रत्यक्ष कर से, उत्पाद शुल्क से। सबसे ज्यादा पैसा किससे मिलता है? कॉर्पोरेशन टैक्स जिसको बोलते हैं। देश की अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब है प्राप्ति, व्यय, बजट। तो देश की अर्थव्यवस्था बजट से पता लग जाती है कि क्या उसकी स्थिति दिख रही है, क्योंकि उसमें पता लगता है कितने आप घाटे में हैं, कितने फायदे में हैं, कितने टैक्सेस लगा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन बजट की राजस्व प्राप्तियों से संबंधित है? बजट की राजस्व प्राप्ति से संबंधित है आयकर या इनकम टैक्स। एक राष्ट्र एक कर एक बाजार यानी 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट, ये बहुत फेमस है। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है GST से। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसे कहा जाता है, जो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा प्रत्यक्ष कर है? सेवा कर, सीमा शुल्क, आयकर, आयात शुल्क। सही जवाब है आयकर। भारत सरकार के वार्षिक बजट की क्या अवधि होती है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो सही जवाब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मद केंद्रीय सरकार का व्यय मद नहीं है? ब्याज अदायगी, प्रमुख उपादान, रक्षा व्यय, ऋण वसूली। सही जवाब ऋण वसूली होता है। मंदी के समय कैसा बजट उपयुक्त रहता है? अतिरेक बजट, घाटे का बजट, संतुलित बजट। सही जवाब क्या हो जाएगा? मंदी के समय घाटे का बजट, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा लोगों के पास जाए। घाटे का बजट क्या है? सरकार की जो प्राप्ति है वो उससे ज्यादा खर्च करेगी, तो लोगों के पास ज्यादा पैसा जाएगा, इनकम ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र जो 6th चैप्टर है उसको देख लेते हैं। ऐसी व्यवस्था जहां किसी को किसी से व्यापार की छूट होती है। देखिए 2 तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, एक होती है ओपन डोर या ओपन इकोनॉमी जिसको आप बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था, एक होती है क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। तो जहां पर एक देश
दूसरे देशों के साथ व्यापार करने की छूट देता है, व्यापार होता है उसे हम ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। जहां नहीं होता है वो बंद होता है। तो जहां छूट होगी उसे हम क्या बोलेंगे? खुली अर्थव्यवस्था बोलेंगे। और वैश्वीकरण का ये बड़ा उदाहरण है। अदृश्य व्यापार क्या होता है? इनविजिबल ट्रेड जिसको बोलते हैं। तो वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार, चोरी छिपे व्यापार। सही जवाब क्या हो जाता है? सेवाएं। जो दृश्य व्यापार होता है गुड्स में हम ट्रेड करते हैं, वस्तुओं का व्यापार होता है। और जो वस्तुओं के नहीं केवल सेवाओं का व्यापार हो रहा हो वो सर्विस, उसको हम क्या बोलते हैं? अदृश्य वस्तुएं, इनविजिबल। अंग्रेजी में कहते हैं इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड इसको बोला जाता है। ठीक है। अगला सवाल, आयात निर्यात संतुलन को कहते हैं अदायगी संतुलन, ऋण संतुलन, व्यापार संतुलन, उपभोग संतुलन। सही जवाब क्या हो जाएगा? व्यापार संतुलन। तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें केवल वस्तु का होता है। आयात निर्यात वस्तु का या विजिबल आइटम्स का होता है, सेवाएं इसमें शामिल नहीं होती हैं। अगला सवाल है, बंद अर्थव्यवस्था में बचत तथा निवेश सदैव क्या रहते हैं? असमान, बराबर, दो गुना, समान। सही जवाब क्या हो जाएगा? दो गुना। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तब उसके व्यय में भी वृद्धि होती है, बचत में भी वृद्धि होती है। क और ख दोनों। जाहिर सी बात है जब आय में वृद्धि होगी तो सबसे पहले उसके व्यय में वृद्धि होगी। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है। अच्छा, इसमें एक चीज आप कर लीजिएगा, जब आय में वृद्धि होगी तो इसके बचत और व्यय दोनों में वृद्धि आप देख सकते हैं। सेविंग भी बढ़ती जाएगी ना धीरे धीरे। तो इसको आप सही जवाब ग मान लीजिएगा। ठीक है। ग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, चालू खाते। चालू खाते क्या होते हैं? करेंट अकाउंट। इसमें क्या होता है? वस्तु के आयात निर्यात, गैर कारक और कारक आय, चालू हस्तांतरण। तो ये क्या होता है? लगभग ये सारी चीजें इसमें शामिल की जाती हैं। लोनिंग वाला सिस्टम नहीं शामिल होता है करेंट अकाउंट में। ठीक है। अगला सवाल है, विदेशी मुद्रा की मांग तथा विनिमय दर में क्या संबंध पाया जाता है? अब देखिए, विदेशी मुद्रा की जो मांग होती है, देखिए ये विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति, इसके हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है, कीमत डिसाइड होती है। अब क्या होता है कि जो मांग होता है, अगर उसकी मांग ज्यादा बढ़ेगी, मान लीजिए विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ गई तो ये पूर्ति को यहां काटेगा, विदेशी मुद्रा मांग की कीमत बढ़ जाएगी। और अगर उसकी मांग घटेगी तो उसकी कीमत घट जाएगी। तो ये कैसा संबंध होता है? ये संबंध पूरी तरह से एक तरह से विदेशी मुद्रा की मांग तथा विनिमय दर, यहां पर प्रत्यक्ष संबंध होगा, विपरीत नहीं, प्रत्यक्ष संबंध होगा। ख इज द राइट आंसर। विदेशी मुद्रा की जो मांग होगी और जो विनिमय दर होगा, इसमें हमेशा प्रत्यक्ष संबंध रहेगा। अगर विदेशी मुद्रा की आप ज्यादा से ज्यादा मांग करेंगे तो एक्सचेंज रेट हमेशा ज्यादा होगा, और कम मांग करेंगे तो कम होगा। बिल्कुल प्रत्यक्ष होगा। यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, ख सही जवाब हो जाएगा इसका। इसका जवाब ख हो जाएगा। ठीक है। क नहीं, ख। निम्न में से कौन सा कार्य विदेशी विनिमय बाजार में किया जाता है? हस्तांतरण, साख कार्य, पूर्वोपाय कार्य, ये सभी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सभी कार्य उसमें किए जाते हैं जो विदेशी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होते हैं। केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप के बिना बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित विनिमय दर क्या होती है? तृतीय विनिमय दर, जिसको फ्लोटिंग कहते हैं। स्थिर विनिमय दर, प्रबंधित विनिमय दर। सही जवाब क्या हो जाएगा? तृतीय विनिमय दर, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इसको कहते हैं। और वही अगर प्रबंध कर दिया जाए तो मैनेज फ्लोटिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन व्यापार संतुलन का घटक है? विदेशी ऋण, वस्तुओं का आयात, प्रत्यक्ष निवेश, अंतरण भुगतान। जाहिर सी बात है वस्तुओं का आयात। जो व्यापार संतुलन होता है इसमें केवल वस्तुओं का आयात निर्यात होता है, न सेवाएं होती हैं, न कोई और अंतरण होता है, न किसी और तरह का लोन वाला ऋण होता है, कुछ नहीं। विदेशी व्यापार में घाटा कब होगा? जब आयात घटते हैं, निर्यात घटते हैं। आयात निर्यात से कम होता है, निर्यात आयात से कम होता है। जाहिर सी बात है अगर निर्यात आयात से कम हो जाए तो यहां पर घाटा देखा जाता है। ठीक है। क्या होता है? देखिए, आयात बराबर निर्यात, ये हो गया व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन। ठीक है। आयात ग्रेटर देन निर्यात, ये हो गया व्यापार घाटा। आयात लेस देन निर्यात, यानी निर्यात अगर ज्यादा हो गया तो लाभ। ये तीन सिचुएशंस बनती हैं, इसका हमेशा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? निर्यात आयात से कम होगा तो घाटा होगा। एक बंद अर्थव्यवस्था में क्या नहीं होता? सरकारी हस्तक्षेप, आंतरिक व्यापार, घरेलू क्षेत्र, विदेशी व्यापार। क्लोज इकोनॉमी है तो विदेशी व्यापार नहीं होगा, ओपन इकोनॉमी होगी तो विदेशी व्यापार होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंद अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति का निर्धारक है? देश का केंद्रीय बैंक, देश का व्यापारिक बैंक, देश का केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक, केवल देश की सरकार। सही जवाब क्या हो जाएगा? देश का केंद्रीय बैंक। ठीक है।
यदि किसी देश के आयातों में वृद्धि हो तो घरेलू वस्तु और सेवाओं की मांग क्या होती है? बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है? सही जवाब क्या हो जाता है? सेवाओं की मांग घट जाती है। तो अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के ये सभी चैप्टर्स हमने देखे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों को हमने हल किया है। इन सभी क्वेश्चंस को आप ढंग से रिवाइज करिए। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बताइए, और इस तरह के संबंधित जो प्रश्न हैं उनको बार बार पढ़ने की कोशिश करिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो मैग्नेट ब्रेन्स का अपना प्लेटफॉर्म है, चाहे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट, मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन या मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब मंच, वहां पर आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी ओलंपियाड, स्पोकन इंग्लिश, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सारी की सारी पढ़ाई कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर तो आप क्रमबद्ध एक एक करके आराम से पढ़ सकते हैं। जो मैग्नेट ब्रेन्स के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको आप फॉलो करते रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।